601 Unit 4 Inquiry Method Concept of Inquiry अब क्या है? तो इंक्वायरी की डेफिनेशन, इंक्वायरी डिफाइन एज द सीकिंग फॉर ट्रूथ इंफॉर्मेशन और नॉलेज, सीकिंग इंफॉर्मेशन बाय क्वेश्चनिंग। तो इंक्वायरी एक ऐसा तरीका है जिसमें आप जो है वो सच को ढूंढते हो और इन्फॉर्मेशन हासिल करते हो, या आप ऐसा नॉलेज हासिल करते हो क्वेश्चन के थ्रू, जिसके क्वेश्चन के थ्रू यानी आप इंक्वायरी करते हो। यानी आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा पुलिस वाले इंक्वायरी कर रहे हैं, तो वो पे इंटरव्यू लेते हैं, इंक्वायरी करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं। तो वो क्वेश्चनिंग से जो आप नॉलेज हासिल करते हो उसको इंक्वायरी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ आस्किंग ए क्वेश्चन और आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट समवन और समथिंग। तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी चीज़ के बारे में या किसी शख्स के बारे में सवाल करते हो, तो वो फिर आपको जो आंसर मिलते हैं, जो आपको डेटा इकट्ठा होता है, उसको फिर इंक्वायरी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरिंग बिगिंस विद गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा थ्रू अप्लाइंग द ह्यूमन सेंसेस, सीइंग, हेयरिंग, टचिंग, टेस्टिंग एंड स्मेलिंग। तो ये जो इंक्वायरी है ना, इसमें जो डेटा इकट्ठा किया जाता है वो इंसान की जो 5 सेंसेस हैं उनके थ्रू किया जाता है। कि जो आप देख सकते हो, आपने क्या देखा, आपने क्या सुना, आपने क्या जो है ना टच किसी चीज़ किया तो उसकी क्या थी, फिर टेस्ट उसकी कैसी थी, और स्मेल वो कैसा करता था या करती थी, या कैसी वो चीज़ उसकी स्मेल थी। अब इंक्वायरी मेथड, द इंक्वायरी मेथड इज़ अ स्टूडेंट सेंटर लर्निंग अप्रोच विद द कंसेप्ट ऑफ स्टूडेंट हु आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटी अंडर द मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ऑफ टीचर। तो इंक्वायरी मेथड जो है ना एक टीचर सेंटर्ड मेथड है, और इसका जो है ना ये लर्निंग अप्रोच करता है इस कंसेप्ट के साथ उन स्टूडेंट पे जो है ना ये अप्लाई है, फोकस है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं क्लास में, और जो है ना वो मॉनिटरिंग करते हैं टीचर के अंडर। जो है ना वो टीचर उन्हें मॉनिटर करता है और वो सुपरवाइज करता है। तो ये उन स्टूडेंट्स की जो है ना उन स्टूडेंट सेंटर का मेथड है। द इंक्वायरी मेथड रिक्वायर्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग टू मेक कंक्लूजन। तो इंक्वायरी मेथड जो है ना इसको बहुत ही जो है ना हाई लेवल की इसमें थिंकिंग स्किल चाहिए होती हैं, क्रिटिकल स्किल चाहिए होती हैं, ताकि जो है ना वो कंक्लूजन तक पहुंचा जा सके। इंक्वायरी अप्रोच, द इंक्वायरी अप्रोच इज़ मोर फोकस्ड ऑन यूजिंग एंड लर्निंग कंटेंट एज अ मीन्स टू डेवलप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो इन्वायरिंग जो अप्रोच है, इंक्वायरी अप्रोच, वो फोकस करती है ताकि जो है ना लर्निंग कंटेंट को यूज़ किया जाए और एक रास्ता बनाया जाए ताकि जो है ना इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप की जाए स्टूडेंट्स में। दिस सिस्टम इज़ मोर स्टूडेंट सेंटर। तो इंक्वायरी मेथड जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सेंटर है विद द टीचर एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। तो इसमें टीचर सिर्फ एक सहूलतकार है जो उन्हें मुहैया करता है जो स्टूडेंट्स को चाहिए। There is more emphasis on how we come to know and less on what we know। तो ये जो है ना ज़्यादा एम्फेसाइज करता है कि हम जानेंगे कैसे, ये नहीं है कि हम जानते क्या हैं। ये इस पे फोकस करता है कि हम जानेंगे कैसे, हाउ वी कम टू नो, या हमने कैसे जाना। स्टूडेंट्स आर मोर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज थ्रू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। इसमें स्टूडेंट जो है ना बहुत ज़्यादा नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, सीखते बहुत ज़्यादा हैं एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के थ्रू, क्योंकि वो क्वेश्चनिंग करते हैं और जो है ना इंक्वायरी करते हैं, तो वो फिर उनमें बहुत ज़्यादा लर्न होती हैं न्यू चीज़ें। द मोर इंटरेस्टेड एंड इंगेज स्टूडेंट्स आर बाय सब्जेक्ट और प्रोजेक्ट द ईजियर इट विल बी फॉर देम टू कंस्ट्रक्ट इन डेप्थ नॉलेज ऑफ इट। तो जितना ज़्यादा कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड होगा, इस एक्टिविटी में इंगेज होगा या कोई सब्जेक्ट या प्रोजेक्ट में, तो वो बहुत ज़्यादा आसानी के साथ जो है ना वो बहुत डेप्थ नॉलेज की डेप्थ तक जाएगा, गहराई तक जाएगा। लर्निंग बिकम्स ऑलमोस्ट अनप्रॉब्लमेटिक व्हेन समथिंग फैसिनेट्स स्टूडेंट्स एंड रिफ्लेक्ट्स देयर इंटरेस्ट एंड गोल। तो लर्निंग बहुत ईजी हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती जब जो है ना स्टूडेंट्स जो है वो लर्न करना सीखते हैं और उनका जो है ना वो कोई अच्छा गाइडलाइन उन्हें फैसिलिटेट करता है, तो वो फिर जो है उनका इंटरेस्ट और गोल्स बढ़ जाते हैं, अचीव हो जाते हैं। अब इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या है? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज स्टूडेंट सेंटर लर्निंग एंड इज़ अ पैराडिगम शिफ्ट फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव लर्निंग प्रोसेस। तो ये जो है ना लर्निंग स्टूडेंट सेंटर प्रोसेस है, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग है, यानी इसमें स्टूडेंट को मोस्टली फोकस किया जाता है, उसका ख्याल रखा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पैसिव टू एक्टिव के जो कुछ स्टूडेंट पैसिव में, फॉर एग्जांपल आप देखें
कुछ लेक्चर मेथड होता है या कुछ मेथड ऐसे होते हैं जिनमें जो है ना स्टूडेंट को बिल्कुल बोलने का मौका नहीं दिया जाता, टीचर ही जो है ना वो अपना लेक्चर डिलीवर करता है तो काम ख़त्म कर देता है। लेकिन इसमें जो है ना स्टूडेंट को पैसिव से एक्टिव बनाया जाता है कि वो जो है ना एक ऐसे बिल्कुल खामोश या बिल्कुल दबे हुए से अब वो एक्टिव हो गए, उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। देयरफॉर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कैन बी परसीव्ड एज अ बॉर्डर टर्म दैट इन्वॉल्व। तो इंक्वायरी मेथड को जो है ना ये समझा जाता है कि ये एक बॉर्डर है, ब्रॉडर जो है ना वो टर्म है जो जिसमें क्या होता है कि रेंज ऑफ टीचिंग लर्निंग अप्रोच। तो टीचिंग लर्निंग की जो रेंजेस हैं, जो लिमिट्स हैं, वहाँ तक जो है ना वो आप अप्रोचेस करते हो। प्रोसेस ऑफ गाइडेंस बाय सपोर्टिव इंक्वायरी। तो प्रोसेस गाइड करते हो आप जो है ना इंक्वायरी करने में स्टूडेंट्स को, और हाँ उनको हेल्प करते हो ताकि वो जो है ना मोर से मोर जो है ना वो नॉलेज एक करें, एक्वायर करें। एक्टिव इन्वायरमेंट ऑफ द लर्नर टू फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग। तो आप स्टूडेंट जब इंक्वायरी करेंगे एक चीज़ के बारे में, क्रिटिकल सोचेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, क्वेश्चन निकालेंगे, तो वो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे और वो एक्टिव इन्वायरमेंट उन्हें हेल्प करेगी। अब इंक्वायरी इन क्लासरूम। एन इंक्वायरी क्लासरूम इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम अ ट्रेडिशनल क्लासरूम। तो जो इंक्वायरी करने वाला क्लासरूम होता है, जिस क्लासरूम में ये इंक्वायरी मेथड चल रहा होता है, वो आम जो रवायती क्लासरूम है उससे बड़ा डिफरेंस होता है। दीज डिफरेंसेस बिकम इंक्रीजिंगली ऑब्वियस एज द टीचर एंड स्टूडेंट बिकम मोर कंफर्टेबल एंड एक्सपीरियंस्ड विद इंक्वायरी लर्निंग। तो इसमें यह डिफरेंस होता है कि ये इसमें टीचर और स्टूडेंट जो है ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कि वो अपना जो है ना एक्सपीरियंस इंक्वायरी लर्निंग के साथ शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। इट कैन ऑफन बी डिफ़िकल्ट टू लोकेट द टीचर इन एन इंक्वायरी क्लासरूम बिकॉज शी इज़ या ही इज़ रेयरली फाउंड इन द ट्रेडिशनल स्पॉट, तो बिहाइंड द टीचर डेस्क। तो इसमें ये होता है कि आपको बहुत कम लगेगा कि इसमें टीचर कौन सा है, क्योंकि इसमें समझ लें कि एक जो है ना या एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है जिसमें टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से इक्वली जो है ना वो फ्रेंडली बिल्कुल होते हैं, फ्रेंडली जोन में होते हैं। और टीचर जैसे ट्रेडिशनल क्लास में एक ही जगह खड़े होकर एक डेस्क के पीछे लेक्चर देता है या डाइस के पीछे, यहाँ वो सिस्टम वो सीन नहीं होता। स्टूडेंट also move around the classroom as they interact with others and locate the appropriate material and resources for their work। स्टूडेंट भी जो है ना वो क्लास में ऐसे ही घूमते हैं, मूव करते हैं, हरकत करते हैं, तो फिर वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं और जो चीज़ उन्हें फ़ायदेमंद मिलती है, जो मटेरियल वो मुनासिब मटेरियल वो उसको या रिसोर्सेज उसको इस्तेमाल करके फिर इंक्वायरी मेथड के थ्रू लर्न करते हैं। अब डिडक्टिव मेथड क्या है? डिडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ पर्टिकुलर फैक्ट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम सम जनरल नॉन ट्रूथ। तो डिडक्शन मतलब किसी चीज़ में से जो है वो कुछ निकाल लेना। तो ये डिडक्शन अब क्या करता है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें से आप कोई पर्टिकुलर फैक्ट जो हकीकत है ना वो डिराइव कर लेते हैं जाने हुए सच से, ठीक है। कि कोई सच है, एक चीज़ सच है कि जी सूरज की रोशनी जो है ना, सूरज रोशनी देता है, तो फिर उसमें से कोई जो है ना वो एक ड्राइव कर लेंगे कोई जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ है ये कि सूरज जो है ना वो रोशनी देता है, तो उसमें से कोई फैक्ट निकाल लेंगे उसके पर्टिकुलर फैक्ट के जी रोशनी सीधी लाइन में चलती है या इस तरह जो है ना रोशनी किरणों में आती है। Thus, in the deductive method of teaching, learner proceeds from general to particular, abstract to concrete and from formula to example। तो डिडक्टिव मेथड में जो है ना वो लर्नर प्रोसीड करते हैं और जनरल से जो है ना वो पर्टिकुलर की आते हैं और जो है ना कंक्रीट, अब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट फार्मूलाज फिर जो है ना एग्जांपल के साथ बनाते हैं। हियर ए प्री एस्टेब्लिश रूल और फार्मूला इज़ गिवन टू द लर्नर एंड दे आर आस्क्ड टू सॉल्व द रिलेटिव प्रॉब्लम बाय यूजिंग दैट फार्मूला। तो इसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स को एक कोई पहले से बना हुआ फार्मूला या लॉ, जैसे न्यूटन का लॉ या इस तरह कोई फार्मूला दिया जाता है लर्नर को, तो वो फिर उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो यूजिंग करने में वो फिर उसको उनसे कहा जाता है इसको सॉल्व करो। देयरफॉर इन दिस मैटर द लर्नर हैज़ टू परफॉर्म एनी कैलकुलेशन आर टू सिंप्लीफाई द सब्स्टिट्यूटेड नॉन वैल्यूज़ इन द गिवन फार्मूला टू गेट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो इसमें वो फिर स्टूडेंट काम करते हैं, वो कैलकुलेशन करते हैं, वो नई चीज़ें करते हैं, वो एफर्ट करते हैं, तो ताकि वो जो है ना उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढें। अब डिडक्टिव की डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू जोसेफ लंदन, डिडक्टिव टीचिंग सिक्योर्स फर्स्ट द लर्निंग ऑफ डेफिनेशन और लॉ और रूल, देन केयरफुली एक्सप्लेन इट्स मीनिंग एंड लास्ट इलस्ट्रेट्स इट फुली बाय अप्लाइंग टू फैक्ट। तो वो कहता है कि डिडक्टिव टीचिंग जो है ना वो सबसे पहले तो लर्निंग की जो है ना लर्निंग को सिक्योर करती है और लर्निंग के कानून को या
ज़ाब्ते को। फिर वो कहता है कि ये केयरफुली इसको एक्सप्लेन करती है, ठीक है, और फिर जो है ना आखिर में वो उसके मीनिंग बता देती है और वो अप्लाई कर देती है उस फैक्ट को, अप्लाइंग टू फैक्ट कैसे जो है ना आपने वो निकालना है किसी ट्रूथ में से जनरल जो है ना फैक्ट। अब एग्जांपल्स क्या हैं डिडक्टिव रीजनिंग के। मेजर जो प्रीमाइस है वो है ऑल फिलासफी स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, कि तो फिलासफी के तमाम स्टूडेंट जो होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। अब आपने इसमें से जो है ना फैक्ट निकालना है। फिर जो है ना माइनर क्या है कि मिस्टर अमीन इज़ अ फिलासफी स्टूडेंट, तो अमीन एक इंटेलिजेंट है, तो वो फिर जो है ना अमीन एक फ़िलासफ़ी का स्टूडेंट है। यानी आपने ये निकालना है कि फ़िलासफ़ी के तमाम स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं, फिर अमीन फ़िलासफ़ी का स्टूडेंट है, तो ऑटोमेटिक देन कंक्लूजन क्या निकलेगा, यानी उसमें से ये एक था पूरा जनरल ट्रूथ था कि ऑल फ़िलासफ़ी स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। फिर जो है ना हमें मिला जी कि अमीन भी जो है ना वो फ़िलासफ़ी पढ़ता है, तो फिर हमने ऑटोमेटिक सोच लिया कि जी अगर अमीन फ़िलासफ़ी पढ़ता है तो फ़िलासफ़ी के लोग इंटेलिजेंट हैं, तो फिर अमीन भी एक इंटेलिजेंट बंदा है। इसी तरह एग्जांपल 2 में है कि ऑल बर्ड्स ले एग्स, तो अब तमाम परिंदे अंडे देते हैं, तो डव इज़ अ बर्ड, तो जैसे कि फाख्ता एक परिंदा है, तो फिर ऑटोमेटिक हम कहेंगे कि फाख्ता डव लेज एग्स। तो ये फिर जो है ना ऑटोमेटिक आप जो है ना जनरल ट्रूथ में से एक फैक्ट निकाल लेते हो। अब इंडक्टिव मेथड क्या है। इंडक्टिव मेथड इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन पे बेस्ड करता है। इंडक्शन मीन्स टू एस्टैब्लिश ए यूनिवर्सल ट्रूथ बाय शोइंग दैट इफ़ इट इज़ ट्रू फॉर ए पर्टिकुलर केस एंड इज़ फर्दर ट्रू फॉर ए रीजनेबली एडिक्वेट नंबर ऑफ केसेस देन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल सच केसेस। तो वो इसमें ये उसमें ये था कि एक आपके पास ट्रूथ था, तो आपने उसमें से एक फैक्ट निकालना था कि ये ट्रूथ है, तो आप फैक्ट निकालें। तो इसमें यह है कि एक आप यूनिवर्सल ट्रूथ इस्टेब्लिश करते हो एक चीज़ के बारे में, ताकि कोई पर्टिकुलर केस जो है ना उसको ट्रू साबित किया जाए, और फिर जो है ना उसको मज़ीद तमाम उस तरह के केसेस पे अप्लाई करते हो ताकि जो है ना वो आप मुनासिब कह सको कि वो सच है। Thus, in this method, at first stage, a problem is solved on the basis of previous knowledge, thinking, reasoning, and insight of the learner. तो इस मेथड में क्या होता है कि जो पहली चीज़ है वो आप खुद सॉल्व करते हो, आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से, आपने आपके पास जो प्रायर नॉलेज है उससे, रीजनिंग से, या फिर आपके अंदर जो इनसाइड नॉलेज है उसके थ्रू जो है ना वो सॉल्व करते हो। एट दिस स्टेज ही डज नॉट नो अबाउट एनी फार्मूला प्रिंसिपल और मेथड फॉर द सॉल्विंग द गिवन प्रॉब्लम। तो इस मौके पर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई पहले से फार्मूला वगैरह नहीं दिया जाता कि आप इस पे काम करो, आपको इसमें प्रॉब्लम के सॉल्व करने की कोशिश करो, वो डिडक्शन में दिया जाता था फार्मूला। इसमें आपने पहले अपना सोर्सेज करना है, अपने नॉलेज के थ्रू जो है ना समझना, इसमें आपने फार्मूला ही बनाना है, ठीक है, आपने खुद वर्क करना है। When adequate numbers of similar example facts or object is presented to the learner, try themselves to arrive at a conclusion for all these। तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जो है ना बहुत सी एक जैसी एग्जांपल या कोई फैक्ट या कोई ऑब्जेक्ट जो है ना प्रेजेंट करते हैं लर्नर्स को, तो फिर वो क्या करते हैं, वो उसको ट्राई करते हैं और किसी कंक्लूजन, किसी नताज पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। दस दे अराइव एट ए जनरलाइजेशन और ड्राइव ए फार्मूला थ्रू ए कन्विंसिंग प्रोसेस ऑफ रीजनिंग एंड सॉल्विंग ऑफ वेरियस सिमिलर प्रॉब्लम। तो वो फिर एक जैसी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व करके कोई नतीजा निकाल लेते हैं, जो है ना कोई फार्मूला बना लेते हैं। दस इन दिस मेथड रूल्स एंड फार्मूलाज आर नॉट सप्लाइड बाय द टीचर्स टू द स्टूडेंट्स। तो इसमें यह होता है कि कोई फार्मूला वगैरह सप्लाई नहीं किया जाता कि टीचर जो है कोई स्टूडेंट को फार्मूला शुरू देता, वो सिर्फ एक बताता है चीज़, तो स्टूडेंट उसमें खुद अपनी इंटेलेक्चुअल जो है ना अपनी सारा नॉलेज यूज़ करके निकालते हैं कंक्लूजन। हियर ओनली वेरियस फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स आर प्रेजेंटेड टू द लर्नर्स एंड फ्रॉम वेयर दे हैव टू फाइंड आउट रूल्स और एस्टैब्लिश ए जनरल फार्मूला। तो इसमें अब क्या होता है कि बहुत से फैक्ट्स या कुछ एग्जांपल्स होती हैं जो लर्नर्स को प्रेजेंट की जाती हैं ताकि वो जो है ना कोई रूल या फार्मूला एस्टैब्लिश करें। Therefore, it is a method of constructing a formula with the help of adequate number of concrete example। तो कुछ एग्जांपल की मदद से इसमें स्टूडेंट जो लर्नर जो हैं वो कोई जो है एक मुनासिब फार्मूला बनाते हैं। दस इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग लीड्स अस फ्राम नॉन टू अननोन। तो इसमें ये होता है कि जो इंडक्टिव टीचिंग मेथड है इसमें हम एक चीज़ नॉन होती है, जानते होते हैं, उसको फिर जो है ना वो अननोन की तरफ लेके जाते हैं, पर्टिकुलर टू जर्नल, एक ख़ास से जो है ना जर्नल की तरफ, या एग्जांपल टू जर्नल रूल एंड फ्राम ए कंक्रीट
from concrete to abstract. When a number of concrete cases have been understood, the learner himself is able to attempt for generalization. तो जब बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें कंक्रीट केसेस जो है ना वो आप समझ जाते हैं, तो लर्नर जो है ना खुद ब खुद इसेबल हो जाता है, इस काबिल हो जाता है कि वो जनरलाइजेशन अटैम्प्ट कर सके। अब उसकी तो ठीक है जी, फ़िलासफ़ी के जो है ना वो स्टूडेंट इंटेलिजेंट होते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है, एली इज़ मोटल, आलिया इज़ मोटल, आदिल इज़ मोटल। अब ये बताया क्या है कि जो है ना वो तीन बंदे हमें बताए गए हैं कि ये मोटल है, ये जो है ना तो लाफानी, ये फ़ानी है, ठीक है। तो फिर जो है ना हम कहते हैं कि तमाम इंसान जो हैं वो फ़ानी है, तमाम ऑल मैन आर फोटल मोटल। फिर दूसरे एग्जांपल में क्या है, पिजन हैज़ विंग्स, हॉक हैज़ विंग्स, क्रो हैज़ विंग्स। तो इसमें हमें तीन बर्ड्स बताए जाते हैं और कहते हैं कि इन तीनों के जो है ना पार हैं। तो हम फिर कहते हैं जी कि तमाम बर्ड्स के पार हैं, हम जो है ना एक नतीजा निकाल लेते हैं। यानी इसमें से जो है ना वो पहले जो था सब के बारे में था, तीन चार के नाम दिए जाते, तो हम फिर टोटल को गैस कर लेते हैं। उसमें हमें टोटल दिया जाता था कि जिन फ़िलासफ़ी के तमाम स्टूडेंट लायक हैं। अब साइंटिफिक मेथड क्या, ए लॉजिकल ऑर्डरली अप्रोच दैट इन्वॉल्व गैदरिंग डाटा फार्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस एंड प्रपोजिंग थ्योरी। साइंटिफिक होता है ना कि वो रिसर्च और जो है ना तजर्बात और मुशाहदात पे बेस इल्म को जो है ना वो साइंटिफिक नॉलेज कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लॉजिक होता है जिसमें आप डेटा इकट्ठा करते हो, फिर उसको फार्मुलेट करते हो, टेस्ट करते हो हाइपोथेसिस को, और फिर उसको थ्योरीज बना देते हो। द प्रोसीजर अडॉप्ट बाय द साइंटिस्ट टू फाइंड आउट द फैक्ट एंड साइंटिफिक ट्रूथ इज़ कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। तो वो तरीका, वो प्रोसेस जिसमें साइंटिस्ट जो है ना वो फैक्ट को फाइंड आउट करते हैं और कोई साइंटिफिक ट्रूथ निकालते हैं, उसको साइंटिफिक मेथड कहते हैं। अब स्टेप्स इन्वॉल्व इन द साइंटिफिक मेथड, फॉलोइंग जो कंपल्सरी स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं साइंटिफिक मेथड में। सबसे पहले क्या है, रियलाइज़ करना प्रॉब्लम, कि कोई प्रॉब्लम ढूंढना कि यार ये लाइट अगर सूरज से आ रही है तो लाइट कैसे पहुंच रही है, कितना टाइम लग रहा है इसे, इतने दूर से कैसे आ रही है। फिर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, फिर आप प्रॉब्लम डिफाइन करोगे, ये प्रॉब्लम आ रही है कि इतने दूर से लाइट क्यों आ रही है, कैसे आ रही है और इतनी तेज़ क्यों आ रही है। फिर एनालाइज द प्रॉब्लम, फिर आप उसे एनालाइज करते हो। फिर कलेक्टिंग डेटा इन्फॉर्मेशन, फिर आप डेटा या इन्फॉर्मेशन उसके बारे में कलेक्ट करते हो कि यार लाइट आ तो रही है लेकिन जो है ना कि कहाँ क्या हिस्ट्री है इसकी, कब से जो है ना ये आ रही है, कितनी देर लगाती है। फिर एनालाइज करते हो इन्फॉर्मेशन को, फिर हाइपोथेसिस फ्रेम करते हो, मफरूज़ा बनाते हो, फिर वेरीफाई करते हो हाइपोथेसिस क्या हाइपोथेसिस जो है ना वेरीफाई है कि नहीं। फिर फाइंड करते हो सोल्यूशन, और फिर एंड पे सोल्यूशन आप लाइफ में सिचुएशन में अप्लाई करते हो। अब सबसे पहले रियलाइजिंग द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम रियलाइज़ करना क्या है, द अर्ज टू फाइंड आउट द ट्रूथ फॉर एनी साइंटिफिक हैपनिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप विच हेल्प्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड में सबसे पहली चीज़ है कि एक प्रॉब्लम, एक साइंटिफिक एक आप स्टेप उठाएं जिसमें आप देखें कि प्रॉब्लम है क्या, कि उसमें से सच निकालें कि सच है क्या। ईच एंड एवरी हैपनिंग ऑफ नेचर catches the students' attention and they wonder about the basic causes and its effects upon the nature। तो हर जो साइंटिफिक एक हैपनिंग हो रही है, जो हमारे गिर्द जो भी वाक़यात हो रहे हैं, वो स्टूडेंट्स की अटेंशन अपनी तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो स्टूडेंट्स सोचें कि इसका बेसिक वजह क्या है इसके होने की, या इसके ये नेचर में क्या इसका इफ़ेक्ट है। स्टूडेंट प्लंज इन वंडर while using scientific method. The prime duty of the teacher is to introduce a concept in the form of problem and motivate the students to find out solution for the same। तो अब साइंटिफिक मेथड में टीचर का क्या काम होता है कि वो करे, एक प्रॉब्लम दे बच्चों को, कहे कि ये जो है ना प्रॉब्लम है, हमें इस पे काम करो, इसका सोल्यूशन ढूंढो, इस पे वर्क करो। फिर है दूसरा, आप डिफाइनिंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिफाइन करना। आफ्टर सेंसिंग द प्रॉब्लम क्लियरली इट शुड बी डिफाइंड क्लियरली सो दैट द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व। तो सेंस करने के बाद जो है ना आप प्रॉब्लम फिर क्लियरली जो है ना आप सेंस करते हो, फिर आप उसको डिफ़ाइन करते हो क्लियरली कि प्रॉब्लम ये है, तो फिर जो है ना प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया जा सकता है। दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप इन साइंटिफिक मेथड, ये दूसरा स्टेप है साइंटिफिक मेथड में। ओनली आफ्टर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम क्लियरली इट इज़ पॉसिबल टू प्लान मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो
प्रॉब्लम डिफ़ाइन करने के बाद जो है ना ये पॉसिबल हो जाता है, मुमकिन हो जाता है कि ऐसे मेथड प्लान कीजिए जो स्ट्रेटजी को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। स्टूडेंट देमसेल्फ कैन फाइंड आउट एंड राइट क्लियर डेफिनेशन यूजिंग रेलिवेंट वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द टीचर। सूटेबल डेफिनेशन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम देम। तो इसमें अब क्या होता है कि स्टूडेंट जो है ना वो खुद ही बोर्ड से जो है ना वो कुछ लिखते हैं, कुछ मेथड निकालते हैं, कुछ तरीका निकालते हैं जो उसकी सूटेबल जो है ना उसके रिलेटिव डेफिनेशन बनाते हैं ताकि वो एक डेफिनेशन फिर सिलेक्ट हो जाए। अब एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, दिस इज़ द थर्ड स्टेप इन साइंटिफिक मेथड विच क्लासीफाइज एंड अरेंज द प्रॉब्लम्स एंड इट्स कंपोनेंट। अब इसमें प्रॉब्लम और उसके कंपोनेंट को अलग अलग किया जाता है कि ठीक है जी, अगर प्रॉब्लम ये आ रही है तो उसको फिर तोड़ा जाता है उस सवाल को कि दो तीन हिस्सों में कि उसका ये है, ये चीज़ हो रही है तो ये उसके साथ होगी या ये प्रॉब्लम आ रही है। द लर्नर शुड एनालाइज द प्रॉब्लम इन पार्ट्स टू फाइंड आउट द डिटेल्स ऑफ ईच पार्ट टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो वो किसी ने कहा है कि जो है ना अगर आप सवाल समझ आएँ तो आपका जो है ना 50% जवाब हल हो जाता है। तो पहले वो सवाल समझते हैं, प्रॉब्लम समझते हैं कि हमारी प्रॉब्लम है क्या, फिर उसको ब्रेक डाउन करते हैं पार्ट्स में और फिर हर पार्ट का जो है ना प्रॉपर अप्रोप्रिएट आंसर निकालते हैं। अब नंबर 4 है कलेक्टिंग डेटा या इंफॉर्मेशन। तो अब डिज़ाइन करते हैं द मेथड यूजिंग अवेलेबल रिसोर्स एंड टेक्निक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड कलेक्टिंग डेटा अकॉर्डिंगली इज़ द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड। तो डाटा जो है या ये ऐसा टेक्निक इसमें जो है ना यूज़ की जाती हैं, अवेलेबल होती हैं, रिसोर्स अवेलेबल होते हैं जो डाटा कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने में। और इसमें डाटा जो है ना वो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मेथड जो है ना वो कलेक्ट किया जाता है कि डाटा रिलेटेड टू द प्रॉब्लम कैन बी कलेक्टेड अंडर द फॉलोइंग। तो डाटा जो है ना इस तरह की कलेक्ट किया जाता है। कलेक्शन ऑफ डाटा थ्रू ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्व करके जो है ना डाटा कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा थ्रू एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा बाय सर्वेइंग लिटरेचर, तो लिटरेचर को जो है ना पढ़ के आप उसमें से जो है ना डाटा इकट्ठा करते हो। डिस्कशन विद एक्सपर्ट्स, या कोई एक्सपर्ट्स जो है ना उनसे आप जो है ना बातचीत करके जो है ना डाटे को इकट्ठा कलेक्ट करते हो। अब नंबर 5 पे एनालाइजिंग द डाटा इन्फॉर्मेशन। अब एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड अमॉन्ग द लर्नर। तो एनालाइज करना जो है ना इन्फॉर्मेशन, अब वो स्टूडेंट के अंदर जो है ना वो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करता है कि वो साइंटिफिक तरीके वे से जो है ना वो करें। द कलेक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कैन रिवील द यूनिकनेस एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम एंड इट्स डायमेंशन। तो जो है उसकी जब आप एनालाइज करेंगे तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो कितनी यूनिक है और उसमें कितनी या वो कितनी पेचीदगी है और वो उसकी कौन कौन सी डायमेंशन है। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस कैन बी डन। तो सिर्फ इंफॉर्मेशन एनालाइज करने के बेस पे ही किसी हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया जाता है। द इररेलेवेंट डाटा एंड इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्कार्डेड बाय दिस मेथड। तो इस मेथड के ज़रिए जो है ना जो इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट होती है जो वो उसको आप जो है ना डिस्कार्ड कर देते हो, ख़त्म कर देते हो। द टीचर शुड सपोर्ट द लर्नर्स फॉर एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब टीचर को जो चाहिए कि वो सपोर्ट करे स्टूडेंट को इस जो है ना इंफॉर्मेशन हासिल करने में, डाटा कलेक्ट करने में। बाय दिस स्किल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कंपैरिजन कैन बी डेवलप अमॉन्ग द लर्नर्स। तो ये तरह जो है ना बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन की स्किल या चीज़ों को जिन्हें क्लासीफाई करना और उनमें कंपैरिजन करना ये स्टूडेंट में डेवलप करता है एनालाइज करने से। अब फ्रेम करना हाइपोथेसिस। तो जब आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, डेटा आ गया, आपने उसको एनालाइज कर लिया, फिर जो है ना सवाल को भी समझ लिया, अब आप करोगे हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस और टेंटेटिव सॉल्यूशन इज़ द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड। ये फ्रेम हाइपोथेसिस फ्रेम करना, बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है साइंटिफिक मेथड में। टेंटेटिव सॉल्यूशन आर डिराइव्ड फ्रॉम एनालाइजिंग वेरियस डाटा on the base of organizing and grouping the data according to their similarities and dissimilarities। तो जो आप हाइपोथेसिस में क्या होता है कि टेंटिव जो है ना ऑर्गेनाइज करते हैं या ग्रुपिंग करते हैं डाटा की, वो इस मुताबिक होता है कि जो सिमिलर डाटा है वो एक तरफ करते हैं या जो डिसिमिलर है उस हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं कि ठीक है जी ये हमारे पास जो है ना अगर 10 आए हैं फाइल्स हैं, 10 डाटा है की जो है ना वो फाइल्स हैं, तो हम 5 फाइल्स हम देखते हैं कि वो सिमिलर हैं तो 5 को एक साइड करते हैं और 5 को दूसरी साइड में उनको क्लासीफाई कर लेते हैं। इन दिस वे मैनी टेंटिव सोल्यूशन कैन बी ऑब्टेन टू द गिवन एग्जाम प्रॉब्लम। तो इसके थ्रू जो है ना बहुत से कोई सोल्यूशन आप निकाल सकते हो प्रॉब्लम में से। दे आर कॉल्ड हाइपोथेसिस, इनको आप हाइपोथेसिस कहते हैं।
ऑल हाइपोथेसिस कैन नॉट बी द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो तमाम जो होते हैं हाइपोथेसिस वो एक कोई सोल्यूशन नहीं हो सकते किसी प्रॉब्लम का। वन अमॉन्ग देम विल बी द सूटेबल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। उनमें से सिर्फ एक ही कोई सूटेबल होगा सोल्यूशन। स्टूडेंट कैन बी इनकरेज टू फार्मुलेट हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड डाटा बाय ऑब्जर्वेशन और बाय एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट को इनकरेज किया जाता है कि वो हाइपोथेसिस को जो है ना वो फार्मुलेट करें जो उनके पास डाटा है, या फिर ऑब्जर्वेशन के थ्रू, या फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब वेरीफाइंग द हाइपोथेसिस, अब वेरीफाई करने का टाइम आ गया। तो इवैल्यूएशन ऑफ हाइपोथेसिस और वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज essential to find out the appropriate one which is most likely to be correct। तो आप डिफरेंट हाइपोथेसिस ड्रा करते हो, फिर आप देखते हो उनको वेरीफाई करते हो। जब वेरिफिकेशन आती है तो तब आप देखते हो कि उनमें से कौन सा जो है ना वो करेक्ट है, कौन सा सही है। ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस फर्दर डाटा कलेक्टेड थ्रू द रिपीटेड एक्सपेरिमेंट आर एनालाइज्ड एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट हाइपोथेसिस नीड बी सिलेक्टेड। तो फिर फर्दर उसको जो है ना उस पर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, बार बार उस पर जो है ना प्रैक्टिकल किए जाते हैं, ताकि जो है ना वो आप एनालाइज कर सको कि मोस्ट उनमें से जो है ना अप्रोप्रिएट हाइपोथेसिस कौन सा जिसको हमें सिलेक्ट करना चाहिए। द टेंटेटिव सोल्यूशन में बी डिस्कार्डेड व्हेन देयर इज़ लैक ऑफ वैलिडिटी एंड एक्सपेरिमेंट प्रूफ। तो फिर जो है ना कभी कभी उस जो सोल्यूशन को है ना आप ख़त्म कर देते हो, आप उसको डिस्कार्ड कर देते हो, ताकि जब उसमें कोई वैलिडिटी ना हो या कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ना हो रहा हो। of finding the solution. A hypothesis must be tested in variety of environments, and from the result of the test and experiment a valid hypothesis is selected। तो फाइंडिंग आप सोल्यूशन आपने ढूंढते हुए हाइपोथेसिस को टेस्ट किया बार बार मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में, फिर आपको एक रिज़ल्ट आया उस टेस्ट के बाद आपने उस एक्सपेरिमेंट और वैलिड हाइपोथेसिस आपने फिर सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्टेड एंड कंफर्म हाइपोथेसिस टेस्टेड अगेन एंड अगेन। आप जो वैलिड आता है, जो आप वैलिड हाइपोथेसिस आता है, उसको आप बार बार टेस्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू इस कंसिस्टेंसी इट बिकम फाइनल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम एंड इट कैन बी अनाउंस्ड एज अ रिजल्ट। तो फिर जो हमारे पास एक बच जाता है वो मुख्तलिफ टेस्ट के बाद जो है ना मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में टेस्ट के बाद, तो वो फिर उसको जो है ना हम रख लेते हैं, वो जो है ना हमें फिर उसको हम अनाउंस कर लेते हैं एज अ रिज़ल्ट। अब अप्लाइंग द सोल्यूशन इन द लाइफ सिचुएशन। तो अब जो हमारे पास सोल्यूशन सॉल्व आया, द रिजल्ट मस्ट बी जनरलाइज। जनरलाइज करते हैं उसको। द जनरलाइज रिजल्ट कैन बी यूटिलाइज वेन एवर द सिचुएशन हैपन अलाइक। द लर्नर कैन अप्लाई द सेम और सिमिलर टाइप ऑफ मेथड्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो वो इसी तरह का मेथड जो है ना किसी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में इस्तेमाल करते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फिर जो है ना जो आपको पास सॉल्व सोल्यूशन आता है, आप उससे रियल लाइफ में जो आपको सिचुएशन आ जाए तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप फिर उसमें अप्लाई करते हैं। अब टीचर का क्या मेथड होता है? साइंटिफिक मेथड में टीचर का क्या रोल होता है? द साइंटिफिक मेथड कैन बी यूज बाय द लर्नर टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट। तो अंडरस्टैंड करने के लिए ऑब्जेक्ट को एक्टिविटीज़ एंड रिक्वायर द स्किल डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग या कोई डिसीजन मेकिंग की तरह स्किल जो है ना वो सीखने के लिए स्टूडेंट जो है ना वो साइंटिफिक मेथड को करते हैं। तो इसमें टीचर क्या करता है कि वो अंडरस्टैंड करता है और स्टूडेंट को जो है ना हेल्प करता है, ताकि वो इसमें जो है ना अपनी स्किल्स को वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें। द सोल्यूशन आर रिजल्ट्स डिराइव्ड थ्रू दिस मेथड कैन बी अप्लाइड टू द लिविंग इन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू अप्लाई द सिचुएशन इन लाइफ सोल्यूशन द टीचर शुड। तो ये जो है ना ये स्किल या ये रिजल्ट जो है जो डिराइव होते हैं इस मेथड से, वो किसी भी इन्वायरमेंट में अप्लाई किए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और जो है ना सोल्यूशन टीचर इनमें आप क्या करता है? अरेंज अ नेसेसरी इन्वायरमेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। टीचर सबसे पहले एक इन्वायरमेंट मुहैया करता है, एक इन्वायरमेंट अरेंज करता है जिसमें जो है ना वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाता है। फिर वो लर्नर्स को गाइड करता है कि वो डेटा और इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे जो है ना हमें अप्रोप्रिएट और सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर वो क्लासिफिकेशन और अरेंजमेंट में हेल्प करता है स्टूडेंट्स की, ताकि जो है ना एक ऑर्डर जिस डिसाइड ऑर्डर में हमें चाहिए इन्फॉर्मेशन या अरेंज करना चाहते हैं उसमें कर सकें। फिर फार्मुलेट द हाइपोथेसिस एंड टेस्ट द सेम। तो फिर वो हाइपोथेसिस को फार्मुलेट करने और फिर उसको जो है ना टेस्ट करने में हेल्प करता है, बताता है कि आपने टेस्ट करना है। हेल्प टू प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन टेस्टेड हाइपोथेसिस। को जो हाइपोथेसिस टेस्ट होता है उस पर वो रिपोर्ट तैयार करने में हेल्प करता है। गिव ए लाइफ सिचुएशन एंड इनेबल द स्टूडेंट टू यूटिलाइज द सोल्यूशन टू फाइंड द रिजल्ट। तो वो स्टूडेंट्स को ऐसी सिचुएशन में बना देता है, उनको इस काबिल बना देता है कि वो अपनी सालियतें को इस्तेमाल करके जो है ना वो सोल्यूशन निकालेंगे उससे रिजल्ट, और रिजल्ट फिर निकालेंगे। अब एडवांटेज क्या है इंक्वायरी मेथड के? द फॉलोइंग आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ द इंक्वायरी मेथड। बी इंटरेस्टेड एंड इंथुजियास्टिक। कि उसमें वो फिर जो है ना इंटरेस्ट होता है
इंटरेस्ट से करते हैं। साइंटिफिक आम बड़े जो है ना लोग इंटरेस्ट से करते हैं और फिर वो पुरजोश होते हैं उसके बारे में, बड़े जोश से करते हैं, पैशन के साथ करते हैं। गेट स्टूडेंट टॉकिंग टू ईच अदर एंड लर्निंग फ्रॉम द पीर्स। तो स्टूडेंट एक दूसरे से भी बात करते हैं और अपने जो है ना जब किसी इंटेलेक्चुअल बंदे से क्वेश्चन इंक्वायरी करेंगे तो वो भी सीखते हैं उससे। प्रमोट द यूज़ ऑफ एक्यूरेट करंट इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज एज स्टूडेंट रिसर्च देयर लर्निंग इशू। तो जो ये स्टूडेंट में रिसर्च बेस्ड जो एजुकेशन है उसको इंक्वायरी बेस्ड जो एजुकेशन है यानी इंक्वायर करना, क्वेश्चनिंग करना, वो प्रमोट करती है। एस्टैब्लिश ए गुड लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर द ग्रुप स्टूडेंट डेवलप स्किल इन। तो ग्रुप स्टूडेंट में जो है ना वो गुड इन्वायरमेंट स्किल्स लर्निंग स्किल प्रोवाइड करता है। क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, कि वो क्रिटिक किस चीज़ के बारे में क्रिटिक करें, सोचें और उसके बारे में क्रिएटिव थिंकिंग को क्रिएटिव चीज़ तैयार करें। फिर कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में, कि खुद जो है ना वो लर्निंग करें जो खुद आपको इन किसी सच पर किसी ट्रुथ तक पहुंचा दे। टीम वर्क करना, मिलजुल के यानी सर्च करना, एक टॉपिक पे काम करना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, किसी प्रोजेक्ट को मैनेज करना, कि एक ही प्रोजेक्ट मिला है 8-10 बंदों को, आपने मैनेजमेंट करनी है, मैनेज करनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम आपने कैसे सॉल्व करना है, कैसे जो है ना किसी प्रॉब्लम को डील करना है, उसको ब्रेक डाउन करना है, फिर अंडरस्टैंड करना है और फिर उसका आंसर ढूंढना है। स्टूडेंट गेट टू नो वन अनदर बेटर एंड मेक फ्रेंड। तो वो एक दूसरे को बेहतरीन जानते हैं और दोस्त बनना शुरू करते हैं। अब लिमिटेशंस क्या हैं? द स्कोप ऑफ द इंक्वायरी मेथड इज लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ कंटेंट्स, आल्सो द इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ दिस अप्रोच रिक्वायर्स मोटिवेटेड एंड मैच्योर स्टूडेंट। तो इस मेथड की ये लिमिट है कि जो है ना इसके लिए बहुत से मैच्योर स्टूडेंट चाहिए होते हैं और मोटिवेटेड स्टूडेंट चाहिए होते हैं जो काम करने के लिए इंथुसियास्टिक हों, बहुत जो है मोटिवेट हों, पैशन हो उनमें। द टीचर आल्सो नीड टू बी वेल कम्पिटेंट इन प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, कंडक्टिंग एंड मॉनिटरिंग द इंक्वायरी बेस्ड। इसमें टीचर भी बहुत जो है ना वो बहुत एल हो, प्लान करना जानता हो, डिज़ाइन, कंडक्टिव और मॉनिटर करना जानता हो। व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग? अब स्टूडेंट आर presented with problems which require them to find either a scientific or टेक्नोलॉजिकल solution। तो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम दी जाती है, प्रेजेंट की जाती है ताकि वो जो है ना उसका कोई भी साइंटिफिक या टेक्नोलॉजी का जो है ना वो आंसर ढूंढे। इट इज़ ए स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्रैटेजी विच रिक्वायर्स स्टूडेंट टू बिकम एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस। तो ये ऐसा तरीका है जिसमें स्टूडेंट्स जो है ना उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए होती है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग एज अ टीचिंग स्ट्रेटजी। तो एज अ टीचिंग स्ट्रेटजी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या करेगी? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ टीचिंग स्ट्रेटजी दैट इम्प्लॉय द साइंटिफिक मेथड इन ए सर्चिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में टीचिंग स्ट्रेटजी ये होती है कि वो साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करता है ताकि इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सके। अब 5 बेसिक्स स्टेप हैं जी साइंटिफिक मेथड के: सेंसिंग या डिफाइन करना प्रॉब्लम, फिर हाइपोथेसिस डिराइव करना, फिर टेस्ट करना हाइपोथेसिस को, फिर इंटरप्रिटेशन करना या फिर फॉर्मुलेट करना कंक्लूजन। अब दिस अप्रोच इज़ यूज्ड मोस्ट ऑफन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स क्लासेस। तो ये अप्रोच साइंस और मैथमेटिक्स में मोस्टली यूज़ किया जाता है जिसमें जो है ना साइंटिफिक पजल दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट जो वो सॉल्व करें। फिर जो है ना एक टेंटिव सोल्यूशन हाइपोथेसिस ड्रा किया जाता है, क्लियरली डिफाइन किया जाता है। देन जो है ना वो क्लोजर साइंटिफिक गेस्ट इज़ देन परस्यूड बाय अंडरटेकिंग इन अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन। फिर वो एक उसके बारे में डेटा इकट्ठा करते हैं, अप्रोप्रिएट करते हैं इंफॉर्मेशन और फिर कंक्लूजन फार्मुलेट करते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या है? दिस अप्रोच इज मोस्ट इफेक्टिव इन डेवलपिंग स्किल इन इम्प्लाइंग द साइंस प्रोसेस। तो साइंस के प्रोसेस में जो है ना ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि उसमें जो है ना ये है ही साइंस के रिलेटेड। फिर साइंटिफिक मेथड जो है ना वो इफ़ेक्टिवली यूज़ होता है नॉन जो है ना साइंस सब्जेक्ट में भी, यानी बहुत से क्रिटिक वगैरह करना, ये चीज़ें मेथड प्रॉब्लम्स इस तरह जो है ना लिटरेचर में बड़ा काम देता है। अब एडवांटेज में और स्टूडेंट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट करते हैं, इसमें स्टूडेंट जो है ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो डेवलप करते हैं हायर लेवल थिंकिंग स्किल्स स्टूडेंट में, और ये सेंस होती है जिसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और रिसोर्सफुल जो है ना वो डेवलप करते हो, जो आपको रिसोर्स मिलते हैं। इंडिपेंडेंट स्टडी करना आप सीख जाते हो।